यस। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग मेरी तरफ से। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है हेरॉन का सूत्र, हेरॉन्स फॉर्मूला, इसमें जो एक्सरसाइज 12.1, ठीक है, वो हमने पिछली क्लास में कवर कर ली थी। उसके आधे से ज्यादा क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, 2-3 क्वेश्चन बचे थे, वो आपको करने के लिए कहा था। आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने किए होंगे। और अगर उन क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आया है तो आप इस क्लास के बाद रुक जाना, अपने डाउट्स पूछ लेना। ठीक है, इस क्लास के बाद आपको रुक जाना है और अपने डाउट्स पूछ लेना। अभी हम शुरू कर रहे हैं 12.2। ठीक है, 12.2 में हम बेसिकली सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास चतुर्भुज आ जाए। अभी तक तो हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि जैसे त्रिभुज है, ठीक है, एक मिनट, जैसे त्रिभुज है, इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करते हैं? हेरॉन लगा देते हैं। अभी त्रिभुज को लग नहीं रहा, एक मिनट, यस, ठीक है, इसको त्रिभुज बना देता हूं मैं, क्योंकि ये अब त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें अगर मुझे निकालना हो क्षेत्रफल तो ए बी सी मुझे दिए होते थे। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लगाता था एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, और एरिया निकालता था अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये कब था? जब मुझे एक त्रिभुज एबीसी दिया है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसकी तीनों साइड्स मेरे पास हैं, और मुझे क्षेत्रफल निकालना होता था। अब मान लो मुझे त्रिभुज ना देकर एक चतुर्भुज दे दिया। ठीक है, एक चतुर्भुज मैंने दे आपको दे दिया। अब इसका क्षेत्रफल मुझे निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा वो आज हम सीखेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका ये है कि आप इस चतुर्भुज को दो त्रिभुज में बांट दो, बीच में विकर्ण खींचो। एक त्रिभुज ये हो गया, ये वाला, और एक त्रिभुज ये वाला हो गया। इनके अलग अलग क्षेत्रफल निकालकर उनको जोड़ दो, तो मुझे चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल गया है। ठीक है, तो यही काम आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस में। तो ये फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा। अब तो सबको याद हो गया है ना? ये फॉर्मूला पहले ही याद होगा, वैसे तो पहले से ही याद होगा, यस। है ना? ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, एक पार्क है जो चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है, जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है, ए बी 9 मीटर है, बी सी 12 मीटर है, सी डी 5 मीटर है, और ए डी 8 मीटर है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक नियम मुझे बताना है कि हम, अगर हमारे पास कोई चतुर्भुज है, मान लो ये, और मुझे इसको कुछ नाम देना है, मुझे इसको कुछ क्या देना है? नाम देना है। तो नाम हमेशा हम देते हैं वामावर्त दिशा। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उससे विपरीत दिशा में, उससे अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त। अब देखो, नाम देने का रूल पहला ये है कि वामावर्त दिशा में देना है। दूसरा नियम ये है कि मान लो यहां से आपने नाम देना शुरू करा, इसको बोला ए, किसी पॉइंट से तो शुरू करोगे ना नाम देना। अगर आपके पास क्वेश्चन में चित्र नहीं दिया हुआ तो आपको अपनी तरफ से बनाना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमें चित्र नहीं दिया हुआ, हमें अपनी तरफ से बनाना पड़ेगा जो इन्फॉर्मेशन दी है उसका यूज करके। तो मान लो आपको चित्र बनाना पड़ रहा है, तो उसका नाम कैसे दोगे? तो नाम आप किसी एक पॉइंट से शुरू करोगे, वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, या तो ये, या ये वाला पॉइंट, या ये वाला पॉइंट। मान लो इस वाले पॉइंट से मैंने शुरू किया ए, तो बी कहाँ आएगा? यहां। ठीक है, घड़ी की सुई कैसे चलती है? ऐसे चलती है ना घड़ी। जो ये मैंने घड़ी बना दी 12, 6, 3, 9, तो जो सेकंड वाली सुई है वो कैसे चलती है? ऐसे चलती है ना, टिक 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 करके, 12 से 3, 6, 9 ऐसे करके चलती है। हमें चलना है इसके विपरीत दिशा में, यानी ऐसे। ऐसे चलने का मतलब है, अगर आपने ए लिखा तो फिर इस तरफ चलो, बी आएगा, फिर और आगे चलो तो सी आप यहां लिखोगे। सी कहां लिखना है? यहां। ऐसा मत कर देना कि ए बी, ठीक है, और सी लिख दो कहां पर? यहां पर। नहीं, सी आएगा यहां। मतलब आपको चेन नहीं तोड़नी है, आपको चेन नहीं तोड़नी है। अगर आपने इस पॉइंट से शुरू किया तो ए, अगला पॉइंट बी, अगला पॉइंट सी, और अगला पॉइंट डी। ठीक है, मान लो आपने इस पॉइंट से ना शुरू करके, जैसे मैंने अब की बार यहां से शुरू किया था, किसी और पॉइंट से शुरू कर दूं मैं,
इस बार मैं मान लो यहां से शुरू करता हूं। कहां से? इस बार मैं यहां से शुरू करता हूं। इसको लिखा मैंने ए, तो बी कहां आएगा? यहां, सी यहां, डी यहां। ठीक है, मतलब विपरीत। हाँ, मनीषा ने जो बोला लेफ्ट टू राइट, यस, उस वो भी बोल सकते हैं, लेफ्ट टू राइट चलना, बाएं से दाएं, ये भी बोल सकते हो आप, बाएं से दाएं। ठीक है, तो आपको किसी भी चतुर्भुज का नाम कैसे देना है ये सबको समझ आ चुका है? जल्दी बताओ। ठीक है, तो इसमें गलती मत करना। पता है होता क्या है, मान लो हमने नाम गलत दे दिए, हमने ए यहां लिखा और बी यहां लिख दिया, और हमें ए बी का माप दिया हुआ है, होना तो ए बी ये चाहिए था, हो जाएगा ये, तो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसलिए जो नाम हम देते हैं ना ए बी सी डी, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे नाम देने पड़ेंगे ना, तो इसलिए मैंने ये बताया। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है एक पार्क है जो चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का, ठीक है, जिसमें एंगल सी क्या है? 90 डिग्री है। मैं क्या करता हूं, पहले एक चतुर्भुज बना लेता हूं एबीसीडी। मान लो ये मैंने एक चतुर्भुज बनाया, ठीक है। अब क्योंकि एंगल सी 90 डिग्री है तो लगना चाहिए 90 डिग्री जैसा, अब लगेगा। ठीक है, ये मैंने एक चतुर्भुज बनाया, ओके। अब मुझे इसका नाम देना है। अब देखो, नाम देने से पहले आप ये देखो कि इसका जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है, यहां हमें दिया हुआ है एंगल सी 90 डिग्री है। तो अगर आप इसको देखो ना, तो ये 90 डिग्री की तरह लग रहा है, तो मैं इसको सी बोल देता हूँ। ये भी 90 डिग्री की तरह लग रहा है, तो इसको भी सी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, चाहे इसे बोल दो चाहे इसे बोल दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले को सी बोल देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है और इसको मैंने बोल दिया सी। अब देखो बी कहाँ आएगा? यहाँ। ए कहाँ आएगा? यहाँ। और डी कहाँ आएगा? यहाँ। अब आप देख सकते हो ए बी सी डी, चेन बन रही है और घड़ी की विपरीत दिशा में हम चल रहे हैं, बाएं से दाएं चल रहे हैं। तो ये नाम सबको देना समझ आया, ए बी सी डी। ठीक है, ये तो हुई पहली चीज। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। एंगल सी 90 डिग्री हमें पता है, ए बी 9 मीटर है, जो ए बी है वो 9 मीटर है, बी सी 12 मीटर है, ये बी सी 12 मीटर है, सी डी 5 मीटर है, ये सी डी 5 मीटर है, और ए डी 8 मीटर है, ए डी 8 मीटर। मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। मैंने अभी अभी आपको बताया, जब भी आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है हेरोन का यूज करके, तो आपको इस चतुर्भुज को पहले किस में बदलना पड़ेगा? इसमें बांटना पड़ेगा, त्रिभुज में बांटना पड़ेगा। और त्रिभुज में हम कैसे बांटते हैं? विकर्ण की सहायता से, विकर्ण की सहायता से। अब सवाल ये उठता है कि सर विकर्ण तो यहाँ पर दो बन सकते हैं, एक विकर्ण ऐसे बन सकता है और एक विकर्ण ऐसे बन सकता है, मैं कौन सा बनाऊं? है ना, सर विकर्ण तो दो बन सकते हैं, कैसे बन सकता है, एक कैसे बन सकता है, मैं कौन सा बनाऊं? तो आप ये चीज आपको पता होगी, क्या चीज, कि अगर आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है, मान लो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसका जो ये कोण है ये 90 डिग्री है, तो हम इस समकोण त्रिभुज में क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय किस में लगती है? हमेशा समकोण त्रिभुज में लगती है। और समकोण त्रिभुज कौन से त्रिभुज होते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण या एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो, उसको हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, हाँ, मैं उसी का आंसर दे रहा हूं कि विकर्ण आपको कौन सा लेना है, उसका आंसर आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, क्योंकि देखो विकर्ण तो आपको यहां से दो मिल रहे हैं, एक एसी मिल रहा है ना, एक तो ये मिल रहा है एसी, एक मिल रहा है बीडी। सवाल ये उठता है कि आपको इन विकर्णों का मान भी तो निकालना पड़ेगा। तो किसका निकालना आपके लिए आसान होगा? एसी का निकालना आपके लिए आसान होगा मान, या बीडी का निकालना आसान होगा? वो किससे पता चलेगा? वो यहां से पता चलेगा। देखो, आपको पता होगा कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यस बीडी, वेरी गुड अंजलि, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है?
90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। हमेशा याद रखना, हाइपोटेन्यूज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो ये क्या है? कर्ण है या हाइपोटेन्यूज। अब ये जो दो भुजा बची, इसमें से एक होती है लंब। अब वो किसी को भी बोल दो, लंब का मतलब है जो 90 डिग्री का कोण बनाए। अब ये भी 90 डिग्री का बना रही है। अगर आप ध्यान से देखो, ये भी, ये दोनों भुजाएं आपस में 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो आप किसी को भी लंब बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको लंब बोल देता हूं। लंब से मतलब है परपेंडिकुलर, और इसको आधार बोल देता हूं। आधार से मतलब है बेस। ठीक है, ये चीज आपको पता चली। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगती है, और समकोण त्रिभुज का जो 90 डिग्री का कोण होता है, उसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, और बाकी दो भुजाओं को लंब और आधार कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको, आपसे अगर कोई पूछे कि कर्ण क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे? किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? हाइपोटेन्यूज या कर्ण होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण या हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, बीडी कैसे बता रहा हूं मनीषा, अभी आते हैं उस चीज पर। पहले ये बताओ, ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब अपने, अगर आप क्वेश्चन पे जाओ, ये चीज सबको समझ में आ गई है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। अब अपने क्वेश्चन पे आता हूं। मेरे क्वेश्चन में 90 डिग्री कहां है? यहाँ है। मेरे क्वेश्चन में 90 डिग्री कहां है? यहाँ है। इसके सामने वाली भुजा क्या है? बीडी। यानी अगर मैं बीडी ले लूंगा, बीडी भुजा को मैं अगर यहां से ले लूंगा, तो मैं आसानी से इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर बीडी का मान निकाल सकता हूं। समझ में आई ये चीज? पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगती है? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज कौन सा है? ये है। और इस समकोण के सामने वाली भुजा है बीडी, और अगर मैं बीडी भुजा को यहां से ले लूंगा, तो इसी का मैं मान निकाल सकता हूं पाइथागोरस प्रमेय से। इसका मैं एसी का कैसे निकालूं? क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है, और अगर 90 डिग्री नहीं है तो मैं पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकता। ये चीज समझ में आई कि मैंने बीडी क्यों ली? बताइए। ये जो भुजा बीडी है, मैंने इसको क्यों सेलेक्ट किया? रिपीट करना है, देखो रिपीट में कर देता हूं, दोबारा ध्यान से सुनो। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगती है। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगती है। तो समकोण त्रिभुज इसमें कौन सा है? ये वाला है, बीडीसी। ठीक है, अब अगर मैं इसमें देखूं, बीडीसी में समकोण त्रिभुज ये है, इसके सामने वाली भुजा क्या है? अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं ना दोनों बना देता हूं एक बार। इसको मैं हटा रहा हूं, मैं दोनों बनाकर आपको बताता हूं। ठीक है, दोनों कैसे? दोनों ऐसे कि पहले मैंने ये बनाया, आपको उसी से समझ आ जाएगा। पहले मैंने ये बनाया, और मैं इसमें जो विकर्ण ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं बीडी। ठीक है, और ये है 90 डिग्री। ओके, अब मैं एक और चतुर्भुज यहां पर बना रहा हूं, और इसमें जो मैं विकर्ण लूंगा, इसमें जो मैं विकर्ण लूंगा वो लूंगा एसी। ठीक है, यानी ये, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ए, अच्छा ए नहीं है यहां पर, ए यहां पर है, ए बी सी डी। ये एंगल है 90 डिग्री। समझ में आया मैंने क्या किया है? इस वाले में तो मैंने विकर्ण लिया है बीडी, और इस वाले में मैंने विकर्ण लिया है एसी। ये चीज सबको क्लियर हुई? वही चतुर्भुज है एबीसीडी। ठीक है, वही वाला चतुर्भुज है। ये 12 मीटर है भुजा,
ये 5 मीटर है, ये 9 मीटर है। इससे पहले मैंने एक ही चतुर्भुज में दो विकर्ण बना दिए थे, अब मैंने उनको अलग अलग कर दिया है जिससे आपको समझने में आसानी। अब मैं यहां से क्या कह रहा हूं, देखो जब आपने इसको दो त्रिभुज में बांट दिया है, देखो इसमें भी आपने दो त्रिभुज में बांट दिया है इसको, इसमें भी आपने दो त्रिभुज में बांट दिया है, लेकिन दो त्रिभुज में बांटने के बाद आपको ये चाहिए ना विकर्ण, इस विकर्ण का मान चाहिए ना, तभी तो तीनों भुजा आएंगी इस त्रिभुज की। अगर मैं त्रिभुज एबीडी की बात करूं, आपको ये भुजा पता है 9 मीटर है, ये 8 मीटर है, इसका तो पता ही नहीं है। इसी तरीके से इस त्रिभुज की बात करूं, ये 5 मीटर है, ये 12 मीटर है, इसका तो पता ही नहीं है ना। तो मुझे ये भी चाहिएगी, तभी तो मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। तो अब आप ये देखो, इसमें से मैं पाइथागोरस प्रमेय किस में लगा सकता हूं? पाइथागोरस प्रमेय लगती है समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय लगती है समकोण त्रिभुज में। पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगानी है? क्योंकि मुझे विकर्ण चाहिए, या तो ये विकर्ण मिल जाए या ये विकर्ण मिल जाए। अब इसमें समकोण त्रिभुज कौन से वाले में बन रहा है? इसमें ही तो बन रहा है, यहां पर कोई समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस वाले त्रिभुज में समकोण त्रिभुज, समकोण एंगल है कोई 90 डिग्री का एंगल है? नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री तो एंगल सी है, इस त्रिभुज में है एंगल सी, इसमें तो है ही नहीं। तो अगर मैं इस विकर्ण को ले लूंगा तो यहां पर जब 90 डिग्री है ही नहीं, तो मैं यहां पर पाइथागोरस नहीं लगा सकता, और अगर मैं पाइथागोरस नहीं लगा सकता तो मुझे एसी नहीं मिलेगा, और अगर मुझे एसी नहीं मिलेगा तो मैं इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर 90 डिग्री है, ये एक समकोण त्रिभुज है। अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूं, और अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूं तो बीडी को निकाल सकता हूं, और अगर इस भुजा बीडी को निकाल सकता हूं तो मैं क्षेत्रफल निकाल दूंगा। आई बात समझ में? मैं क्यों ले रहा हूं बीडी भुजा, जल्दी बताओ। आपको सबसे पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगती है। आप ये देखो समकोण त्रिभुज कौन से वाले में बन रहा है, इसमें कहीं दिख रहा है आपको समकोण त्रिभुज? 90 डिग्री तो यहां पर है, यहां तो समकोण है ही नहीं कुछ, तो कट गया ना एंगल। यहां पर देखो उल्टा ही 90 डिग्री को इस विकर्ण ने काट दिया। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी एक भुजा, एक एंगल 90 डिग्री हो। इसमें ना तो इस त्रिभुज में कोई 90 डिग्री है, ना ही इस त्रिभुज में कोई 90 डिग्री। अगर इस त्रिभुज में देखो ये 90 डिग्री यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है, इसलिए ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूं। अब बताओ, तो समझ में आ गया मुझे विकर्ण वो वाला क्यों लेना है? ठीक है, क्योंकि अगर मैं एसी को ले लूंगा तो मुझे उससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा, मैं निकाल ही नहीं सकता एसी का मान। कैसे निकालोगे? हाँ, इसका निकाल सकते हो बीडी का पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि इसमें 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं फिर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा कि विकर्ण हमें बीडी क्यों लेना है। ठीक है, सबको आ गया है तो वाई टाइप कर दो। ठीक है, अब मैं इसकी बात करता हूं, मुझे बीडी का मान निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? मैं इसमें क्या लगाऊंगा? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो त्रिभुज बी सी डी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, 90 डिग्री कहाँ है? यहाँ है। इसके सामने वाली भुजा क्या है? बीडी। वो क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये जो मेरा बीडी है ये क्या है? कर्ण है। ठीक है, तो पहले मैं वो लिख देता हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है। अब कर्ण क्या होता है? अभी बताया मैंने, कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है किसी भी त्रिभुज में। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण क्या है इसमें? बीडी। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा? बीडी का स्क्वायर। ये समझ में आया? जल्दी बताओ, अगर इस पॉइंट पर किसी को डाउट हो तो बताओ। अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो। ठीक है, आधार क्या है? अब आधार और लंब ये दोनों है, कुछ किसी को भी आप ले सकते हो। तो आधार है 12, मैंने लिया 12 का स्क्वायर, प्लस लंब क्या है? 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से बी डी स्क्वायर कितना आया? 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, बी डी स्क्वायर बराबर आया 169।
अब आपको ये चीज पता होगी सभी को कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 5 है और मुझे ये स्क्वायर यहां से हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, इधर क्या लगा दूंगा, बराबर के दूसरी तरफ वर्गमूल का चिन्ह। ये सबको पता है। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 5 है तो एक्स बराबर होगा √5। अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज इस चीज को ध्यान दो। अगर एक्स स्क्वायर बराबर लिख रहा है 10, तो यहां से एक्स बराबर क्या होता है, √10। ठीक है। इसी तरीके से ये चीज है कि अगर बी डी का स्क्वायर बराबर 169 है, अगर बी डी का स्क्वायर बराबर 169 है तो बी डी बराबर कितना होगा, √169। और 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13। अब देखो मैंने आसानी से इसका मान निकाल दिया है 13 मीटर। ठीक है। अब देखो ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, दोनों का क्षेत्रफल निकालकर उनको जोड़ दो तो हमें पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो पहले जल्दी से एबीडी का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये सबको समझ आ रहा है, इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस डी बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है। ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस डी बी सी का क्षेत्रफल। तो करते हैं, सबसे पहले निकालता हूं मैं ए बी डी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल हम सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है। तो त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, एस। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यहां से ए बी सी क्या है, 9, 13 और 8। ठीक है, यही है ना। इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, कौन से की, एबीडी की। अलग से बनाऊंगे इसको, देखो मैं यहां अलग बना रहा हूं, एबीडी त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज एबीडी, अलग से बना रहा हूं। इस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं, ए बी डी। ए बी कितना है, 9 मीटर, ए डी कितना है, 8 मीटर, और बी डी कितना है, 13 मीटर। ठीक है। ओके। इस त्रिभुज की बात हो रही है। इस त्रिभुज में अब तीनों भुजाएं क्या हैं, 9, 8 और 13। तो एस बराबर यहां से क्या आएगा, एस बराबर 9 प्लस 8 प्लस 13 बटे 2। 9 और 8 17, 17 और 13 30, यानी 30 बटे 2, यानी एस का मान कितना आया, 15। ये मेरा क्या आ गया है, अर्ध परिमाप। ठीक है। अब क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। क्या निकालना है अब, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसको चलो ए से ही डिनोट कर देता हूं मैं। ए बराबर √ में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बराबर √ में एस कितना है, एस कितना है जल्दी बताइए, एस है 15। तो यहां पर आ जाएगा कितना, 15। 15 माइनस ए कितना है, ए है 9। 15 माइनस बी कितना है, बी है 8। 15 माइनस सी कितना है, 13। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे सॉल्व करे हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के। ठीक है। तो ए बराबर यहां से जल्दी से बताओ कितना आएगा सभी लोग, क्या आंसर आ रहा है आपका, 15 ऐसे कैसे ही, 15 में से 9 गया 6 बचा, 15 में से 8 गया 7 बचा, 15 में से 13 गया 2 बचा। ठीक है। ए बराबर 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 गुना 3 या 3 गुना 5। इस 15 को गुणा 6 को 2 गुना 3, 7 को 7 और 2 को 2 ही रखता। इसके बाद अगर आप ध्यान दो यहां पर, तो 3 देखो 2 बार आता है, तो ये बाहर आ जाएगा। और कुछ आ रहा है 2 बार, 2 देखो 2 बार आ रहा है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, 5 और 7, और 5 सत्ते कितने होते हैं, 35। तो 3 दूनी 6 √35 मीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या आया है,
पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका? इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस वाले का, एबीडी का। अब बात करते हैं दूसरे वाले त्रिभुज की, जो है बीडीसी। ठीक है, इसको मैं बना देता हूं, त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल। अच्छा, त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल आप दो तरीकों से निकाल सकते हो। पहला तरीका हेरोन लगाओ, दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें आधार गुणा ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। क्यों? अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा ऊंचाई क्या होती है? ऐसी रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। मैंने यहां पर ये दूसरे वाला त्रिभुज बना दिया है। ठीक है, उस त्रिभुज का नाम क्या है? ये वाला त्रिभुज बनाया मैंने यहां पर, ये वाला बी डी सी। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, बी यहीं पर था ना, बी डी सी। ये था 90 डिग्री। ठीक है, हाइट कितनी है? 5, और ये कितना था? 12। ऊंचाई की परिभाषा, हाइट की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये कहोगे, ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का कोण बनाती है। मान लो आपका रूम है, आपको अपने रूम की ऊंचाई निकालनी है, कितनी है, तो कैसे निकालोगे? आप सिंपल एक बांस उठाकर लाओगे बाहर से, बड़ा सा बांस या डंडा जो भी है, उसको बिल्कुल 90 डिग्री पर सीधा खड़ा कर दोगे। ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री पर सीधा खड़ा कर दोगे, और जो भी वो ऊंचाई होगी, जो भी उसका नाप आएगा, वही कमरे की ऊंचाई होगी। या टेढ़ा करके नापोगे? बताओ, ऊंचाई आप कमरे की टेढ़ा करके नापोगे या सीधा खड़ा करके नापोगे? डंडे को सीधा खड़ा करोगे तभी तो आपको एग्जैक्ट ऊंचाई पता चलेगी। अगर आप टेढ़ा कर दोगे उसको तो गलत आएगी फिर ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या होती है? ऐसी लाइन जो सीधी हो बिल्कुल। और सीधी लाइन कौन सी होती है? जो 90 डिग्री का कोण बनाती है। हमेशा याद रखना, एक सीधी लाइन क्या होगी? जो 90 डिग्री का कोण दूसरी किसी लाइन से बना रही है। दो लाइनों में, जैसे ये दोनों लाइन है डीसी और बीसी, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है ना, तो ये एक सीधी लाइन है। और अगर ये एक सीधी लाइन है तो ये क्या है? ऊंचाई है। तो ऊंचाई है 5 मीटर, आधार है 12 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार 12 गुणा ऊंचाई 5। तो 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 6 की 5 में गुणा करोगे तो 30 मीटर स्क्वायर। ये सबको समझ में आया कैसे निकाला है मैंने बीडीसी का क्षेत्रफल? ठीक है, हेरोन से भी निकाल सकते हो आप, तब भी वही आएगा। ये भुजा कितनी आई थी हमारी? 13 आई थी ना। आप इसमें हेरोन का सूत्र लगा लो, तब भी 30 मीटर स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, चलो। तो ये आ गया है मेरा दोनों का क्षेत्रफल। मुझे क्या चाहिए? टोटल क्षेत्रफल। टोटल क्षेत्रफल कितना होगा? मुझे तो पूरा क्षेत्रफल चाहिए ना चतुर्भुज का। पूरा पूरा क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल। तो टोटल क्षेत्रफल कितना हुआ? 6√35 प्लस 30। संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हुआ? 6√35 प्लस 30 मीटर स्क्वायर। अब देखो भाई, यहां से सवाल उठता है कि आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता है तो इसको यहीं छोड़ देना। ठीक है, अब आप पूछोगे सर नंबर तो नहीं कटेंगे? तो भाई नंबर का बताएंगे आपके टीचर। आंसर ये भी सही है, क्योंकि अगर आपको नहीं आता है और आपने इसका वर्गमूल निकाल के कुछ का कुछ लिख दिया तो आपका आंसर गलत आएगा, है ना। अगर वर्गमूल आपने यहाँ पे मान लो 4 निकल के आ गया, 4 दशमलव कुछ, और आपने यहाँ 4 दशमलव लिख दिया और आगे सॉल्व कर दिया, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। मतलब यहाँ तक तो आपने ठीक किया लेकिन वर्गमूल गलत निकाल दिया। तो आप अपने टीचर से एक बार कंफर्म कर लेना कि सर अगर क्वेश्चन आता है और मैं उसको वर्गमूल यहीं पर छोड़ देता हूँ, ठीक है, पूरा वर्ग आगे भाग विधि से वर्गमूल ना निकाल कर यहीं पर छोड़ देता हूँ,
तो क्या आप नंबर काटोगे मेरे? अगर वो नंबर काटेंगे तो भाई भाग विधि से वर्गमूल करना सीख लो, और अगर नहीं काटेंगे तो यहीं छोड़ दें। ठीक है, तो मैं भाग विधि से वर्गमूल करना आपको सिखा देता हूं। आपको 35 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, देखो, सबसे पहली चीज, पहला नियम ये कहता है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है, जो भी संख्या दी गई है, उसके आप क्या कर लो, पहले पेयर बना लो, अंकों के जोड़े बना लो, अंकों के जोड़े या पेयर। किसके बनाने हैं? अंकों के। संख्या में अंक होंगे उनके। जैसे मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल 1024 का वर्गमूल निकालो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, राइट हैंड साइड से, दाईं ओर से शुरू करो और दो दो अंकों के जोड़े बना लो। ठीक है, जैसे 1024 है, आप क्या करोगे, दाईं ओर से यानी इकाई अंक से शुरू करना है। यहां से शुरू करो, इसका पेयर बन गया 2 के साथ और इसका पेयर बनेगा। पहला जो स्टेप है सबको समझ में आ गया। जब भी आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, सबसे पहला काम ये करना है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर अगर 5 अंक हो तो, ये तो 4 अंक है तो जोड़े बन गए दो दो के, अगर 5 अंक हो तो क्या करें? तो देखो, तो क्या करोगे, मैं इसमें मान लो एक 5 और लिख दूं। आपको करना वही काम है, आपको इधर से जोड़े बनाने शुरू करने हैं हमेशा। याद रखना, कहां से? इकाई अंक से, यूनिट डिजिट से। इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, ये बेचारा अकेला रह गया तो इसको अकेला रहने दो। लेफ्ट से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपका आंसर गलत हो जाएगा। आंसर इसलिए गलत हो जाएगा, आप देखो यार, ये नियम है। मान लो यही क्वेश्चन हुआ, 5 1 0 2 4, आपने इधर से पेयर कर दिए, इसके इधर से पेयर कर दिए, तो अब देखो ऊपर और नीचे कितना अंतर आ गया। ऊपर 5 अकेला था, नीचे 4 अकेला है, आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अब क्यों नहीं कर सकते? ये है नियम। क्योंकि जब उन्होंने करके देखा होगा, मैं इसका आंसर यही दे सकता हूं कि जब जिन्होंने भी ये नियम निकाला होगा, जब उन्होंने करके देखा होगा, तो ऐसा करने से ही उनका आंसर सही आया होगा, ऐसा करने से गलत आया होगा। या ये कह सकते हो कि भाई गणित में सारे काम हम इकाई अंक से ही करते हैं शुरू, है ना। गणित में सारे काम, कहते हैं ना, कोई भी नया काम करने से पहले पूजा कराते हैं, तो गणित में भी कुछ भी करने से पहले इकाई अंक की पूजा करनी है। इकाई अंक से शुरू करना है सब कुछ। आप जब जोड़ते हो तो पहले इकाई अंक से जोड़ते हो, जब आप घटाते हो तो इकाई अंक से घटाते हो सबसे पहले, जब आप गुणा करते हो तो इकाई अंक से शुरू करते हो। ठीक है, जब आप भाग करते हो, भाग में तो इकाई अंक का यूज नहीं होता, ठीक है, उसको छोड़ो। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। गणित में सारे काम हम इकाई अंक से ही शुरू करते हैं, इसलिए जोड़े भी यहाँ हम इकाई अंक से बनाना शुरू कर रहे हैं। और इकाई कौन सा होता है? ये वाला। तो लेफ्ट साइड से, सॉरी, राइट हैंड साइड से ही जोड़े बनाने हैं। ठीक है, पहला स्टेप सबको समझ आया? जो भी क्वेश्चन आपको दिया है उसके आपके क्या बनाने हैं? जोड़े बनाने हैं। जैसे मैंने इसके बना दिए, यहां पर ये बन गए। अब इसके बाद हमें करना है क्या? हमें करना है क्या? भाग। कि भाग विधि है तो भाग तो करना पड़ेगा, तभी तो ये भाग विधि है, तो करते हैं। अब भाग कैसे करते हैं ये सीखते हैं। ध्यान देना भाई सभी लोग, ये चीज ऐसी है, अगर आप अभी पढ़ लोगे आपकी समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो भूल जाओगे। आपको यहां पर 10 के नीचे वर्ग संख्या लिखनी है। वर्ग संख्याएं क्या होती हैं? जैसे मैंने कहा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। ये जो 1 4 9 16 25, इन सबको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं वर्ग संख्या। इनको हम क्या बोलते हैं? वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग, कुछ भी बोल सकते हो। किसी भी संख्या का वर्ग क्या कहलाता है? वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग कहलाता है। ठीक है, हाँ, यही लिखनी है अभी। तो जो 10 के नीचे है, आपको यही संख्याएं लिखनी है, 1 4 9 16 25, इसमें से कोई एक। और वो कौन सी होगी? जो 10 के सबसे करीब है। 10 के सबसे करीब क्या है इसमें? 10 के सबसे करीब और उससे छोटी 9 है।
सबसे करीब 10 के 9 है और वो 10 से छोटी भी है। ठीक है, तो यहां पर यही संख्या लिखी जाएगी। और वो लिखेंगे कैसे? 9 क्या होता है? 3 का वर्ग होता है। 3 तिया 9 होते हैं। 9 क्या होता है? 3 का वर्ग होता है। 3 तिया 9 होते हैं। तो मैं यहां पर लिख दूंगा 3 तिया 9। ये स्टेप समझ में आया? 9 ही क्यों लिखा? सवाल ये उठता है कि सर 9 ही क्यों लिखा? 9 इसलिए लिखा क्योंकि 9 जो है वो 10 के सबसे करीब है और उससे छोटा है। उस 10 से छोटा 4 भी है लेकिन वो दूर है 10 से। 1 भी है लेकिन वो भी उससे दूर है। पास कौन है सबसे? 9। और छोटा भी है। और 9 क्या होता है? 3 तिया 9, 3 का वर्ग। तो मैंने यहां पर लिख दिया 3 तिया। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, चलो इसके बाद हम करेंगे 10 में से 9 गया, 1 बचा। भाग में भी तो यही करते हैं। भाग में भी यही करते हैं। हाँ, छोटी लो या इसके बराबर अगर कोई आ रही है। मनीषा अगर 10 होती तो 10 ले लेते। जरूरी नहीं है छोटी लेनी है। या तो वही संख्या आनी चाहिए या उससे छोटी, बड़ी नहीं आनी चाहिए। या तो 10 या 10 से छोटा। अब 10 तो वर्ग संख्या है नहीं। आप देख सकते हो ना वर्ग संख्या क्या क्या होती है? 1 4 9 16 25। 10 तो है नहीं, तो 10 से छोटी ही हम लेंगे। बड़ी नहीं ले सकते। अगर बड़ी ले लोगे तो फिर माइनस कैसे करोगे जब आप भाग करते हो? मान लो यहाँ पर 15 है, इसको 4 से भाग कर रहे हो, तो क्या आप 4 चौक 16 लिखोगे इसको? बड़ी संख्या कैसे ले सकते हो? भाग में भी तो छोटी संख्या लेते हो। या तो वो वही संख्या लोगे, 15 ही लोगे, या इससे छोटी, यानी 4 तिया 12 लिखोगे ना यहाँ पर, जो उससे छोटा है। वही काम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ भी तो हम भाग ही कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो उसको माइंड से मत निकालो, भाग को वही वाला प्रोसेस करना है। भाग वाला कॉन्सेप्ट ही हम यहाँ पर लगा। अब भाग में फिर माइनस करते हैं, तो यहाँ पर भी मैंने माइनस कर दिया। अब देखो नेक्स्ट काम आपको ये करना है। हमने इनकी जोड़ी बनाई है 2 और 4 की, तो इनको अलग अलग मत करना, है ना। इनकी जब आपने जोड़ी बना दी, इनके पेयर बना दिया, इनको अलग मत करना। इनको एक साथ नीचे लिख लो। भाग जब हम करते हैं, मान लो 21 को 2 से भाग किया, तो 2 एकम 2 आता है। 2 में से 2 गया 0, और फिर हम सिर्फ एक संख्या यहां से लिखते हैं। हम सिर्फ यहां से एक संख्या लिखते हैं। लेकिन यहां पर आपको पूरा जोड़ा, पूरा पेयर लिखना है। जैसे आप पूरा पेयर 24 का बन रहा है ना, 2 और 4 का, तो यहाँ पर 2 और 4 दोनों लिखने हैं। ऐसा मत करना खाली 2 लिख दिया, नहीं। पेयर बनाया है ना आपने, इनको इनकी जोड़ी बनाई है, तो इनको अब ये साथ लेकर चलो। अब ये जाएंगे तो साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। ठीक है, ये 2 और 4 जाएंगे तो नीचे साथ जाएंगे, वरना इनमें से कोई नहीं जाएगा। तो इसलिए जाना तो इनको पड़ेगा, तो दोनों को साथ ही ले लो, 2 और 4 साथ ले लो। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ। हाँ, इनकी पक्की दोस्ती है क्योंकि इनके पेयर बन गए। भाई स्टेप बाय स्टेप समझते जा रहे हो ना? कोई डाउट हो तो बता दो, अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से सुनना। जो संख्या यहां पर लिखी है आपने 3, उसी संख्या को जोड़ना है। जैसे 3 लिखा है तो 3 को 3 में 3 ही जोड़ दो। अगर 4 लिखा होता तो 4 जोड़ता। 5 लिखा होता यहाँ पर तो 5 में 5 जोड़ देता। 6 लिखा होता तो 6 में 6 जोड़ देता। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो इस 3 में उस 3 को ही जोड़ दो। जो भी यहाँ पर आया है उसको उसमें जोड़ दो। सोचने का तरीका क्या है? सोचने का तरीका ये है कि देखो आप यहां तक आ गए 124 तक। अब आपको यहां पर कुछ चाहिए, तभी तो आप भाग दोगे। इस पॉइंट पर आपको कुछ चाहिए, यहां पर आपको कुछ चाहिए, तो आप तभी तो इस 124 को भाग दोगे। वो क्या होगा? वो आएगा इस 3 से। वो कैसे आएगा? इस 3 में जब मैं 3 को जोड़ दूंगा, तो जैसे ही मैंने 3 में 3 जोड़ा तो क्या आया? 6। तो यहां पर लिख दो आप 6। अब फिर से वही काम, जो अब 6 के आगे आप जो संख्या लिखोगे वही संख्या यहां हेलो आएगी। सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। देखिए, 6 के आगे जो संख्या लिखोगे वही संख्या यहां आएगी। जैसे यहाँ पर 6 आया था, ये बहुत समझने वाली चीज है, इसको ध्यान से सुनना। अगर मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूं तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यानी 61 एकम 61 हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूं तो यहाँ पर भी 2 ही आएगा, यानी 62 दूनी 124 हो गया। अगर मैं यहाँ पर
3 लिख रहा हूं, 6 था, अगर मैं यहां पर 3 लिख रहा हूं तो यहां भी 3 ही आएगा, 3 तिया 9, 3 6 18। अब लिखना क्या है ये सवाल उठता है। ये चीज तो समझ में आ गई, जो चीज आप यहां पर लिखोगे वही यहां पर आएगी। ठीक है, मेरा समझाने का जो मकसद ये है कि जो चीज आप यहां पर लिखोगे वही चीज यहां पर आएगी। अब लिखोगे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कुछ भी आ सकता है, वो डिसाइड करेगा कौन, वो डिसाइड करेगा ये 124, यानी ये, यानी आपको या तो 124 आना चाहिए या 124 से छोटी संख्या आनी चाहिए। जैसे यहां पर था ना, या तो 10 आना चाहिए या 10 से छोटी कोई करीब संख्या, ऐसे ही या तो 124 या 124 से एक करीब वाली संख्या। तो अगर आप ध्यान से यहाँ देखो ना, तो अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा और यहाँ पर भी 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 आएगा, तो 2 62 दूनी कितने होते हैं, 124 हो जाएगा। तो 124 हमें मिल गया, यही 32 क्या होगा, 1024 का वर्गमूल। तो बताओ समझ में आई ये चीज, भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, पूरा एक एक स्टेप आपको बता दिया है मैंने। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, है ना। जितनी भी आपकी वर्ग संख्याएं हैं, 225 हो गया या 296 हो गया, नहीं 296 नहीं, सॉरी 256, इन सब के आप खुद से निकालो वर्गमूल। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया है। हाँ बोलिए, रिपीट कर दो सर। रिपीट करना है। देखो सबसे पहले मैंने पेयर बनाए 1024 के, पेयर हमेशा बनाने हैं, पेयर हमेशा बनाने हैं इकाई अंक से। ठीक है, तो इकाई अंक में 4 और 2 के साथ एक पेयर बन गया, 0 और 1 के साथ एक पेयर बन गया। इसके बाद 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। तो ये सब जो होते हैं ना, जो भी मेरा वर्ग निकाल के आया, इसको हम बोलते हैं वर्ग संख्या। इसको हम क्या बोलते हैं, 1 4 9 16 25, ये सब क्या होती हैं, वर्ग संख्याएं होती है। तो ये जो 10 है ना, इसके नीचे हमेशा वर्ग संख्या आएगी। यहाँ पर कुछ भी हो, 10 12 4 5, उसके नीचे वर्ग संख्या आएगी। और वो संख्या कौन सी आएगी, या तो वो 10 हो या 10 के सबसे पास वाली, या तो वो 10 हो या 10 के पास उससे छोटी। ठीक है, तो आप यहाँ देखो वर्ग संख्याओं में 10 से छोटी संख्या कौन सी है, 10 तो है नहीं इसमें, 10 से छोटी और उसके पास वाली 9 है। और 9 कैसे आया, 3 का वर्ग करके, यानी 3 तिया 9 करके। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 3 तिया 9। ठीक है, फिर 10 में से 9 गया तो 1 बचा, और क्योंकि मैंने 2 और 4 के पेयर बनाए थे तो ये दोनों एक साथ ही आएंगे, है ना। अब इन दोनों की जोड़ी बन चुकी है, तो इन दोनों को एक साथ लिखना है, 2 और 4 मैंने यहां से एक साथ लिख दिए। इसके बाद अब जब मैंने यहाँ पर 124 यहाँ पर आ गया, तो अब मैं यहाँ पर किससे भाग करूं, ये सवाल उठता है। यहाँ पर भी तो भाग करना पड़ेगा ना किसी से, तो वो आएगा इसकी मदद से। कैसे, ये जो 3 है, जैसे यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 में 3 ही जोड़ दो। अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 में 3 जोड़ दो तो वो आएगा 6। ठीक है, इसके बाद आपको दोबारा से वही प्रोसेस करना है कि यहां ऐसी संख्या लिखनी है 6 के साथ जो या तो 124 ही हो या 124 से छोटी हो गुणा करने पर। तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा मान लो, तो अगर मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूं तो यहाँ पर भी 2 लिखूंगा, यहाँ पर 3 लिख रहा हूं तो यहाँ पर भी 3 लिखूंगा, यहाँ पर मैंने 2 लिखा है तो यहाँ पर भी मैंने 2 ही लिखा। और जब मैंने 2 की 62 में गुणा करी तो 2 दूनी 4 और 2 छिक्का 12 आ गया, और 124 में से 124 कट गया तो 0 आया। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर, 32। तो 1024 का वर्गमूल क्या होता है, 32। ठीक है, अब मैंने आपको ये सिखाया इसलिए है क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में 35 का वर्गमूल निकालना, तो इसका निकाल लेते हैं जल्दी से। 35 का वर्गमूल कैसे निकालोगे, देखो 35 का वर्गमूल, हाँ इसके बाद पोल में क्वेश्चन करते हैं इसका और वर्गमूल निकालने। 35 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, सबसे पहले इकाई अंक से शुरू करके जोड़ी बनाएंगे इनकी, तो ये तो यही बन गई, यही खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसके पास ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो आप देखो 35 के पास 36 है, लेकिन 36 तो 35 से बड़ा है, 6 6 36 होता है ना। वर्ग संख्याएं कौन सी है, वर्ग संख्याएं ये होती हैं 1 4 9 16 25, है ना। 6 का वर्ग 36, ये सब वर्ग संख्याएं हैं। अब 35 के पास 36 है, लेकिन 36 35 से बड़ा है, तो 35 से छोटा क्या है, 25। तो 5 25 कैसे आएगा, 5 की 5 में गुणा करके। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा,
5 पंजे 25। भाई जो हैंड रेज कर रहे हो बताओ क्या डाउट है, अगर कोई डाउट है तभी हैंड रेज करो, बार बार उसको मत दबाओ। ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या बचा, इसके बाद यहां पर क्या बचा, 5 में से 5 गया 0 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा। अब देखो जब हम नॉर्मल भाग करते थे, जैसे मैंने 21 को 2 से भाग किया तो 2 एकम 2 आता था, फिर 1 उतारते थे और ये एक किसी से एक भाग नहीं हो रहा तो यहाँ पर अपनी तरफ से एक 0 लगाते थे और यहाँ पर दशमलव आ जाता था, यही करते थे। वही काम हमें यहाँ करना है, लेकिन यहाँ पर हमें अपनी तरफ से 2 0 लगानी पड़ेगी। यहां तक समझ में आ गया 10 तक। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अपनी तरफ से, क्योंकि पेयर का काम है, यहाँ सब पेयर जोड़ी का काम है, तो 0 भी जोड़े में आएंगे, यानी 2 0 मैं यहाँ पर अपनी तरफ से लगाऊंगा और जैसे ही मैं यहाँ 2 0 अपनी तरफ से लगाऊंगा यहाँ पर आ जाएगा क्या, दशमलव। एक बार और समझा रहा हूं, 35 था, 35 के सबसे पास वर्ग संख्याएं, वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, वर्ग संख्याएं होती हैं 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। ये सब संख्याएं जो होती हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, इनको हम बोलते हैं वर्ग संख्या। तो इस 35 के नीचे पहली बात वर्ग संख्या आएगी। अब वो वर्ग संख्या कौन सी होगी, या तो 35 या 35 के सबसे पास वाली उससे छोटी संख्या, 35 के सबसे पास और उससे छोटी। तो 35 के सबसे पास और उससे छोटी संख्या मुझे चाहिए या 35 चाहिए। अब 35 तो इसमें है नहीं कहीं, 1, 4, 9, 16, 25, 36 में 35 तो कहीं आ नहीं रहा, तो 35 से छोटी संख्या मुझे चाहिए जो उसके सबसे पास हो। तो सबसे छोटी 35 से छोटी संख्या जो उसके पास है वो है 25। 25 है ना, 25 से आगे 36 आ गया, 36 35 से बड़ा हो गया। तो 25 कैसे आया, 5 का वर्ग करके, यानी 5 गुना 5 करके, तो वही किया मैंने। 25 कैसे आएगा, 5 की 5 में गुणा करके 25 आया। फिर 5 में से 5 घटाया 0 बचा, 3 में से 2 घटाया 1 बचा, यहाँ पर 10 आ गया। अब हम क्या करते हैं, जब भाग करते थे सिंपल, जैसे 21 को 2 से भाग किया तो 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बचा और जब अपनी तरफ से यहाँ पर 0 लगाई तो यहाँ पर दशमलव आता था। लेकिन इसमें हमें 0 लगानी है पेयर में, 1 0 नहीं लगेगी, 2 0 लगेगी और जैसे ही 2 0 लगाओगे यहाँ पर आ जाएगा दशमलव। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद मैंने आपको बताया था अब यहाँ पर भी कुछ संख्या आएगी जिससे मैं इसको भाग करूंगा, वो कैसे आएगी, ये 5 है ना, यहाँ इस 5 में इसी को ऐड कर दो, यानी 5 में 5 ऐड कर दो। तो जब आप 5 में 5 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया 10। ओके, अब सर कौन से 5 को ऐड? ये जो 5 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अगर यहाँ पर 6 लिखा होता तो मैं इस 6 में 6 ऐड कर देता, समझ रहे हो। मान लो यहाँ 5 की जगह 6 होता तो 6 में 6 ऐड करके 12 लिख देता, 7 होता तो 7 में 7 ऐड करके 14 लिख देता, 8 होता तो 8 में 8 ऐड करके 16 लिख देता। यहाँ पर 5 लिखा था ना, 5 पंजे 25 करा था जब 5 आया था, क्योंकि यहाँ पर 5 था तो मैंने 5 में 5 ही ऐड किया है, जो संख्या यहाँ पर लिखी है वही ऐड करनी है। तो 5 में 5 ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीन चली गई। आ रही है स्क्रीन, आप दोबारा से ज्वाइन कर लो। ओके, अब फिर से वही सवाल, जो संख्या यहाँ आएगी वही यहाँ आएगी और वो कौन डिसाइड करेगा, वो ये डिसाइड करेगा। यानी यहाँ पर कोई ऐसी संख्या आएगी जो 1000 ले आए या 1000 के सबसे पास वाली ले आए, तो ऐसी संख्या होगी। अगर आप देखो मैं यहाँ पर 9 लिख दूं, अब जब मैं यहाँ पर 9 लिख रहा हूं तो यहाँ पर भी 9 ही आएगा। तो जब आप इसको करोगे ना तो आपको मिलेगा क्या, 9 में 81 और 9 एकम 9 यानी 981। तो आप साफ देख सकते हो कि हमें 981 जो है वो सबसे पास है 1000 के, 1000 के सबसे पास। 2 0 इसलिए लगी है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वर्गमूल, और वर्गमूल में सारा काम होता है जोड़े में, पेयर में। तो एक हमें कुछ नहीं करना है, देखो हमने जोड़ा बनाया है ना 35 का भी, 1 0 हम नहीं लगाएंगे, 0 भी हम जोड़े में लगाएंगे। जोड़ा क्या होता है, पेयर क्या होता है, जहां पर 2 लोग एक साथ आ जाए उसको हम बोलते हैं कि वो जोड़ी हो गई, है ना। जैसे राम और श्याम की जोड़ी, कभी आपने सुना है राम की जोड़ी, राम और श्याम की जोड़ी, सीता और गीता की जोड़ी, मतलब 2 लोग एक साथ आ गए तो वो जोड़ी बना लेते हैं। ऐसे ही 2 0, 0 और 0 की जोड़ी, इसलिए इनकी मैंने यहाँ पर जोड़ी बना। अब इसके बाद
यहाँ पर 9 आया तो यहाँ पर भी 9 आएगा, और फिर ये 981। अब ये 9 क्यों आया? क्योंकि 1000 के सबसे करीब है 981। आपको चेक करना पड़ेगा पहले 1 2 3 4 5 6 ये सब, ठीक है। और आप पाओगे कि 9 ऐसी संख्या है जो सबसे, अगर मैं 9 की इसमें गुणा कर दूं तो वो सबसे पास मिलेगी मुझे। तो फिर से मैंने इसको माइनस किया, तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया तो 0 0, तो 19 बचा। इसके बाद हमेशा 2 अंकों तक आपको निकालना है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, दशमलव के बाद 2 अंकों तक आप निकाल लिया करो। इसके बाद 1 अंक का और निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पर 9 है ना, यहाँ पर 9 है, तो इस 9 को इसमें ऐड कर दो। ऐड करना है हमें, तभी तो यहाँ पर कुछ आएगा। ऐड क्या करना है? जो संख्या यहाँ पर लिखी है, यहाँ पर पहले 5 आया था तो 5 में 5 ऐड कर दिया था। अब यहाँ पर 9 आया है तो इस 9 को 109 में ऐड कर, ठीक है। यहाँ पर 5 आया था तो 5 में 5 ऐड कर दिया। अब 9 आया है तो 109 में 9 ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 118। अब दोबारा से यहाँ पर 2 जीरो आएंगी, जोड़े में चलना है हमें तो, और जब 2 जीरो आएंगी, ठीक है, 2 जीरो आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो आप ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं तो ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 11 दूनी कितने होते हैं? 22। ऐसे चेक कर लिया करो, इन दो संख्याओं में गुणा करके देख लो, 2 की 22 आ रहा है, यहाँ पर 19 आ रहा है, तो ज्यादा हो गया ना, तो 1 की भी गुणा करो से, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 ही आया, तो इसलिए ये बन गया 1181। अब आगे सॉल्व मत करो, बस 2 अंकों तक सॉल्व करो। तो 35 का जो वर्गमूल है वो कितना आया है? 5.91। सारा टाइम किसी क्वेश्चन में निकल गया, ठीक है। पोल में करेंगे पर क्वेश्चन चिंता मत करो। 35 का वर्गमूल कितना आया है? 5.91। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? 6 गुणा 35 का वर्गमूल 5.91 प्लस 30। इसको सॉल्व करो, 6 एकम 6, 6 निम 54, 6 पंजे 30 और 5 35 प्लस 30, ये आ जाएगा आपका 65.46 मीटर स्क्वायर। वर्गमूल की प्रैक्टिस कर लेना भाई, आगे करते रहो शाम तक, रात तक। इसलिए नहीं कर सकते आगे क्योंकि ये पूरा पूरा कभी कटेगा ही नहीं, ये पूरा कटेगा नहीं। आपकी मर्जी है, कर लो, टाइम वेस्ट है, ये कटेगा ही नहीं आगे कभी भी। तो ये माना जाता है कि आप 2 अंकों तक चले जाओ बस, ठीक है। सिर्फ 2 अंकों तक चले जाओ, उसके बाद छोड़ो उसको। हमें तो लगभग चाहिए ना। ये जो आंसर आया है ये आया है हमारा लगभग, अप्रोक्सीमेट। क्यों लगभग क्यों आया? क्योंकि इसके आगे भी संख्याएं आएंगी जो हमने नहीं ली है, ठीक है। और अब ये संख्याएं, जो आगे की संख्याएं ऐसी है जैसे आप समुद्र में से एक बूंद पानी निकाल लो, ठीक है। अगर आप समुद्र में से एक बूंद पानी निकाल लोगे तो समुद्र पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए अगर आप इसको, ये पूरा समुद्र आगे चलता रहेगा, इसमें से अगर आप आगे की बूंदें छोड़ भी दोगे तो इस समुद्र पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पोल में क्वेश्चन करें, 5 मिनट है हमारे पास, बताओ। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, चलिए। ये क्वेश्चन है आपका, पोल में आंसर करना है। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। ये तो आपने पहले भी करवाया था। अच्छा, ये मैंने करा दिया था क्या? सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। कोई बात नहीं, दोबारा कर लो आज। अगर करा दिया था तो दोबारा कर लो। ये करना है सर? हाँ, देखता हूँ मैंने मतलब ये क्वेश्चन जैसे बताया आपने करा दिया था। अब देखता हूँ कितने बच्चों को ये समझा था पिछली क्लास में। हाँ जी, 2 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये मैंने करा दिया है तो सभी लोग जल्दी से कर दो। 2 मिनट है, 2 मिनट के बाद फिर मैं इसको समझाऊंगा और इस क्लास को एंड करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रेखाएं एवं कोण, ठीक है। अगली क्लास से हम अपना चैप्टर 6 शुरू करेंगे, और
इस चैप्टर में हमने मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं जैसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भाग विधि से वर्गमूल भी निकालना आपको बता दिया कैसे निकालते हैं। अब बाकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद से। कल हमारा पेपर था अच्छा चलो, अवंती का। अच्छा तानिया अभी इस क्वेश्चन को करो, फिर बात करते हैं कैसा रहा आपका पेपर, क्योंकि टाइम कम है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास, जल्दी करिए जो लोग बच गए हैं। नो सर, एक मिनट। उम्मीद करता हूँ पेपर अच्छा किया होगा आपने, जो मैंने पढ़ाया था उसी में से क्वेश्चन आएंगे पहले चैप्टर में से। तानिया सर कैसा हुआ आपका पेपर? अच्छा हुआ सर, साइंस का भी हुआ था सर। अच्छा साइंस का भी हुआ था, साइंस का यस तो सर, मुझे नहीं पता, मैथ का तो दोनों इकट्ठे हुए थे सर। ओके ठीक है। हाँ जी, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स, इसका मैं वो बना देता हूँ सर हाँ जी जल्दी जल्दी करो भाई। हुआ सर। ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसका आपको विकर्ण दिया हुआ, इसकी जो भुजाएं हैं 30 मीटर और 40 मीटर है, और विकर्ण 20 मीटर है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। हाँ जी, काफी लोगों ने सही किया है, इसका मतलब आपने पिछली क्लास में सही से सीखा था इसको। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, ये 40 है तो ये भी 40 होगी क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि क्योंकि दोनों इस समांतर चतुर्भुज में आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, है ना? यस सी, दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं इस समांतर चतुर्भुज में, तो हम क्या करेंगे, इन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर उनको जोड़ देंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी भी भुजाएं क्या है, 30 20 और 40, और दूसरे वाले त्रिभुज की भी भुजाएं क्या है, 30 20 और 40, यानी दोनों त्रिभुज की भुजाएं एक जैसी हैं। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर दो की गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो निकालते हैं। सबसे पहले एस, एस बराबर क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग बटे दो। तीनों भुजाएं क्या है, 30 40 और 20, तो 30 + 40 + 20 बटे दो। पिछली क्लास में भी ये मैंने बता दिया था, मुझे याद आ गया है, 90 बटे 2, दोबारा बता रहा हूं। तो एस आ गया है 45। ठीक है, ये मैंने क्या निकाला है, अर्ध परिमाप। अब क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ए बराबर √ में एस कितना है, 45, 45 - 30, 45 - 40 और 45 - 30। ठीक है, तो ये कितना आया, √ में 45 × 15 × 4 × 25। आ रहा है ना समझ में? वैसे सबने अधिकतर लोगों ने आंसर कर दिया था। बताओ, डाउट हो तो पूछ लेना मुझे रोक कर वहीं पे। ठीक है, अब यहाँ पर 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5। 45 को क्या लिखूंगा, 5 × 9। 15 को क्या लिखूंगा, 5 × 3। और 4 को क्या लिखूंगा, 2 × 2। ठीक है, सही किया है ना, 45 - 40। ठीक है, 45 - 40 कितने होंगे, 5 होंगे ना। मैंने 4 क्यों लिख दिया, मैं वही तो सोच रहा था, कुछ गलती हुई, आप लोगों ने भी नहीं बताया। 45 - 40 5 होंगे ना। ठीक है, तो ये 2 × 2 की जगह में क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा, ये वाला 5। ओके ठीक है, इसके बाद देखो 5 2 बार आ रहा है तो बाहर चला जाएगा, 5 × 5, 9 का वर्गमूल 3 बाहर, अंदर क्या बचा, ये वाला 5 और ये वाला 3, तो 5 दिया 15, तो 5 × 5 = 25, 25 दिया 75,
75√15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखो इसका जो क्षेत्रफल है, ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है 75√15, तो नीचे वाले का भी इतना ही होगा। क्यों? क्योंकि भुजाएं बराबर है, इसकी भी 20 30 40 है, इसकी भी 20 30 40 है। तो टोटल क्षेत्रफल क्या होगा, मैं इसमें 2 की गुणा करता हूँ, तो संपूर्ण क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल कितना होगा, इसमें 2 की गुणा हो जाएगी, 2 गुणा 75√15, तो ये क्या हुआ 150√15। ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये मेरा क्या होगा आंसर। करता हूं मैं रिपीट, 1 मिनट पहले ये बताओ। अच्छा, जिनको दोबारा समझना है ना वो रुक जाना। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है, हेरोन का सूत्र। अगली क्लास में हम रेखाएं एवं कोण पढ़ेंगे। ओके, अब जिनको रिपीट कराना है या समझना है दोबारा से वो रुक जाओ।